So, good evening, students. I welcome you all on behalf of ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमारी पिछले हफ्ते हमने गूगल मीट पर कनेक्ट करके जो है बात करी थी कि हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं एंड अगर माहौल नहीं सुधरता है, बट सिंस चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं, तो जो सिर्फ करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके वाला मॉड्यूल था जो हम पहले भी चला रहे थे, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे फिलहाल ऑनलाइन मोड पर। एंड अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो देन नॉर्मल रेगुलर क्लासेस विल आल्सो मूव टू द ऑनलाइन मोड। सो जैसा कि हमने डिस्कस करा था, मंडेज, वेंसडेज एंड फ्राइडेज को जो है आपके करंट अफेयर्स के सेक्शंस कवर किए जाएंगे। ट्यूसडेज, थर्सडेज एंड सैटरडेज को आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन कवर किया जाएगा। एंड संडेज को हम गूगल मीट पर जो है एक लिंक शेयर किया करेंगे आप सबके साथ, जहां पर हम रिवीजन क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस और बाकी सब मिसलेनियस जो हमने पूरे हफ्ते में मिस करा है या कुछ इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगाने के लिए जो है वहां पर हम कनेक्ट करेंगे। पहले मैं इस कोर्स की जो आप सबकी जो एक्सपेक्टेशन है इस कोर्स के साथ वो क्लियर कर देना चाहती हूँ। अर्लियर व्हेन वी वर रनिंग दिस कोर्स, तो बहुत सारे बच्चे थे जो स्टूडेंट्स थे जो कहते थे मैम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है, हम कैसे करेंगे, ये करंट अफेयर्स हमारे लेवल के नहीं हैं। सो लेट मी टेल यू, यहाँ पर मैंने हर तरह के करंट अफेयर्स कवर करे हैं, चाहे वो इजी हो, चाहे वो मॉडरेट हो, चाहे वो डिफ़िकल्ट हो, चाहे वो आपके ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम्स पर पूछे जाएं, चाहे वो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम्स पे पूछे जाएं, चाहे वो आपके मैट्रिक लेवल एग्जाम्स पे पूछे जाएं या फिर आपके 12th स्टैंडर्ड बेस्ड एग्जाम्स पर पूछे जाएं। अब चक्कर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रहती है कि हम एक एग्ज़ाम की जब तैयारी करते हैं तो हम दूसरे के सिलेबस के ऊपर फोकस नहीं करते, उसके पैटर्न के ऊपर फोकस नहीं करते। ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, 19-20 का फ़र्क है हर एग्ज़ाम के पैटर्न में, स्पेशली जहाँ पर आपका जनरल स्टडीज़ और जनरल नॉलेज वाला कॉम्पोनेंट जो है कंसर्न्ड है। ऑलमोस्ट 75 to 80% सिलेबस आपका सेम रहता है। तो मेरी यहाँ पर कोशिश ये रहेगी कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड किया जा सके, आपकी नॉलेज बिल्ड की जा सके, सो दैट आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए बैठो, चाहे वो आप कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हो, चाहे वो आप सीडीएस के एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हो, चाहे आप वो एनडीए के एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हो, आप किसी भी लेवल का जो करंट अफेयर है वो अटेम्प्ट कर सको, राइट? पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस सीरीज़ में हम ये कोशिश करेंगे कि हम जितना ज़्यादा लर्निंग एक क्वेश्चन से निकाल सके उतना ज़्यादा निकालें। यूजुअली क्या होता है, पहले मैं पैराग्राफ में न्यूज़ फॉर्मेट में पढ़ा रही थी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, तो बच्चे जो मैम ने एमसीक्यूज़ की फॉर्मेट में पढ़ा वो ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। द रीज़न कि न्यूज़ की फॉर्मेट में पढ़ाया जा रहा था, एमसीक्यू जब हम करते हैं, हमने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, आपने अपना नाम बोल दिया ABCD, वहाँ पे सिर्फ आपका नाम पता लग रहा है, लेकिन जब उसको न्यूज़ की फॉर्मेट में पढ़ते हैं वहाँ पर हमें नाम के साथ साथ मे भी 4 चीज़ें और पता लगे जो शायद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, राइट? तो यहाँ पर मैंने ऐसे क्वेश्चंस भी ऐड करे हैं जो डायरेक्ट एमसीक्यूज है जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी रहेंगे जहाँ पर आपका एक क्वेश्चन तो एक होगा लेकिन उसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वहाँ से आप मल्टीपल चीज़ें सीख सकते हो। एंड थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के 4-5-6 क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेंगे, बिकॉज ये आपकी जितनी एग्जामिनेशन एजेंसीज हैं कंपेटिटिव एग्जाम्स की, यहाँ पर पैटर्न जो है चेंज हो रहा है, आपके एग्जाम लेने का, क्वेश्चन डालने का पैटर्न चेंज हो रहा है। तो ये सीरीज अटेंड करके हाँ नॉलेज बढ़ेगी, लेकिन आप बोलो कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ऐसा कहीं नहीं होता है, राइट? हम आपके ब्रेन को जो है ट्रेन कर सकते हैं, आपको प्रेशर के अंदर काम करना सिखा सकते हैं, बट हम बोले कि हाँ यही पूरे का पूरा क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बट येस, इट इज़ इम्पोर्टेंट, जो डेटा जो डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो पूछा भी जा सकता है और वो पूछा नहीं भी जा सकता है। ओके, अनदर थिंग, बहुत से बच्चे करंट अफेयर्स पे फोकस नहीं देते हैं,
लेट मी टेल यू, किसी भी एग्जाम में वो जो मेरिट में जो हम 1 2 3 नंबर से रह जाते हैं ना, वो 2 कंपोनेंट्स मेजरली होते हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। पहला आपका इंग्लिश रहता है और दूसरा आपका जो है जनरल स्टडीज एंड जनरल नॉलेज रहता है। क्योंकि यहाँ पर यह तो है कि आपको क्वेश्चन का आंसर पता है या नहीं पता है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला, कोई आपका लॉजिक, नथिंग वर्क्स हियर, राइट। और 2-2 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, या तो आते होंगे तो 1 सेकंड में मार्क करके निकल जाओगे, नहीं आते होंगे तो वहाँ के वहाँ धरे रह जाओगे। एंड आपका सीजीएल का जो एसएससी का जो एग्जाम है, वहाँ पे तो करंट अफेयर्स की वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई भी डाउट होगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। अदर देन दैट आप अपने डाउट्स नोट डाउन करके रख सकते हैं, संडे के सेशन में हम उसको टेकअप करेंगे। Okay, so the first question for today is, multi-agency center operates under which organization? रिसेंटली अमित शाह ने एक मल्टी एजेंसी सेंटर जो है, अपग्रेडेड मल्टी एजेंसी सेंटर, उसे इनॉग्रेट किया, जिसको MSC भी कहा जाता है। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है? क्या वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंडर है? क्या वो CBI के अंडर है? क्या वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंडर है? या वो रॉ के अंडर है? तो इसका आंसर है इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये बेसिकली आपका एक इंटेलिजेंस शेयरिंग हब है, जहाँ पे आपकी जितनी मल्टीपल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो आपकी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन जो है शेयर करेंगी, टेररिज्म से रिलेटेड एंड देश की सुरक्षा से रिलेटेड। यहाँ पर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऐसी चीज़ें जो है उनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, जो आपके आज के कटिंग एज डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं उसे यूज़ करके जो है आपके हॉटस्पॉट्स को मैप किया जाएगा कि कहाँ पर ज़्यादा जो है खतरा है टेररिस्ट अटैक होने का, कहाँ पर थ्रेट है, कहाँ पर रियल टाइम पे हम क्या एक्शन ले रहे हैं टेररिज्म के साथ, साइबर अटैक्स के साथ, क्राइम के साथ। तो हम टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं इस सेंटर में। स्पेशली 2001 में जो कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, 2026-11 में मुंबई अटैक हुआ, अभी रिसेंटली पहलगाम हुआ, तो उसके बाद ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बन चुकी हैं, राइट। 500 करोड़ का इसका बजट है। ओके, सो अमित शाह ने इसको इनॉग्रेट करा। नेक्स्ट, which organization has launched the campus calling program to promote gender sensitivity and student safety? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने कैंपस कॉलिंग नाम का एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करा है, जहां पर जेंडर के रिलेटेड जो सेंसिटिविटी है लोगों में इनकलकेट करना वो उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा, और स्टूडेंट्स की सेफ्टी को इंश्योर करना ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो ये है आपकी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। जेंडर जहाँ पर आ जाता है तो कहीं ना कहीं औरतों की बात आती है, तो औरतें प्रताड़ित हैं, तो इसलिए इससे आप एक, अगर आपको आंसर नहीं भी पता, आप एक एजुकेटेड गेस जो है लगा सकते हैं। कैंपस कॉलिंग नाम का ये प्रोग्राम है, एंड इसका एम क्या है कि 1000 से ज़्यादा जो आपकी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज़, आपके कॉलेजेस, वहाँ पर जो है सेफ्टी, इंक्लूसिविटी, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट, इन सब चीज़ों को जो है प्रमोट किया जाए, एंड यूथ की पार्टिसिपेशन के साथ जो है एक सुरक्षित कैंपस बनाया जाए, राइट। स्पेशली हैरेसमेंट और साइबर क्राइम्स जितना बढ़ रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और इन्होंने बेसिकली एक आपका यूथ डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है युवा मंथन, तो उसके साथ कोलैबोरेट किया। तो यहाँ से दूसरा MCQ क्या बन सकता है कि NCW ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है कोलैबोरेट करा है कैंपस कॉलिंग को लॉन्च करने के लिए। तीसरा क्या बन सकता है, कितने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ये प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। तो युवा मंथन के साथ कोलैबोरेट करा है और 1000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ये चीज़ लेकर जाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजों की बोली बाउली that was recently mentioned in news is a 16th century stepwell located in which city? बाउली होता है एक स्टेपवेल, 16th सेंचुरी में बनाया गया था। ये कहाँ पे लोकेटेड है? दिल्ली में लोकेटेड है। मेहरौली रीजन जो साउथ दिल्ली में पड़ता है, मेहरौली में ही के आसपास ही आपका कुतुब मीनार और ये सब पड़ता है, राइट। तो जो मेहरौली का आर्कियोलॉजिकल पार्क है वहाँ पर ये जो है राजाओं की बौली जो है लोकेटेड है। दौलत खां जो है उन्होंने 1506 BC में इसको बनाया था, एंड सिकंदर लोदी उस टाइम पे रूलर थे। लोदी डायनेस्टी का रूल था इंडिया में, एंड लोदी डायनेस्टी अगर आपको पता हो, मुगल्स के आने से पहले, बाबर के आने से पहले, द लास्ट डायनेस्टी टू रूल वाज द लोदी डायनेस्टी विच वाज पार्ट ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। तो हिस्ट्री का लेसन, स्लेव डायनेस्टी में लास्ट रूलिंग डायनेस्टी वाज लोदी डायनेस्टी, आफ्टर विच द मुगल्स केम टू इंडिया, राइट।
कौन सी बैटल थी जिसमें लोदीज को हराया गया था और किसने हराया था, विच बैटल वाज इट, जहां से लोदी रूल जो है वो खत्म हुआ था। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है टीसीएस फाउंडेशन के साथ और वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के साथ जो है कोलैबोरेट करके जो है इसको बेसिकली कंप्लीट करा है, इसका कंजर्वेशन कंप्लीट करा है। ठीक है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे किस डेट को, कौन से दिन पे ऑब्जर्व किया जाता है? May 15 को, May 16 को, May 17 को या May 18 को? इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन May 17। हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ रहा है हमारा, राइट। तो इस साल की थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। ठीक है। ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है, आजकल हर दूसरे बंदे को हो रहा है, हर तीसरे बंदे को हो रहा है। ठीक है। एंड ऑलमोस्ट 294 मिलियन पीपल हैं साउथ ईस्ट एशियन रीजन में ही जो इससे इम्पैक्टेड हैं। रिस्क किस किस चीज़ से बढ़ता है? जो लोग तंबाकू खाते हैं, जो ज़्यादा शराब पीते हैं, जो ज़्यादा नमक खाते हैं, तला हुआ खाते हैं, अनहेल्दी जंक फूड खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं और ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। और इसकी वजह से किडनी फेलियर, हार्ट अटैक्स, आपके स्ट्रोक्स, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन बन गई हैं। तो लाइफस्टाइल में चेंज लाइए और हाइपरटेंशन को दूर भगाइए। May 17 को ऑर्गेनाइज किया जाता है। देखो कितने सारे क्वेश्चंस निकल गए, कौन से दिन को होता है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, इससे क्या क्या जो है इम्पैक्ट हो सकता है, कितने लोगों को इम्पैक्ट करता है, इसकी थीम क्या है। तो ये जो है ये चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। अगर मैं सिर्फ आपसे पूछती वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कौन से दिन होता है? May 17 होता है। एंड आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो इतनी सारी चीजें जो आपको एक क्वेश्चन से पता लग रही है वो नहीं पता लगनी थी, तो इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा डिटेल में जाकर पढ़ा करो ताकि क्वेश्चंस को अच्छी तरह से जो है आंसर कर सको। Shingles disease that was recently seen in news is caused by which agent? Shingles का causative agent क्या है? बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है या प्रोटोजोआ है? इट इज बेसिकली अ वायरस। इट इज द सेम वायरस जो आपका चिकन पॉक्स कॉज करता है। एंड ये एक वैरिसेला जोस्टर वायरस होता है जो रीएक्टिवेट होता है और वो शिंगल्स कॉज करता है। शिंगल्स में क्या होगा? आपके शरीर पे जो है फोड़े फुंसियां निकल आएंगी, रैश हो जाएगा, जलन पड़ेगी, फीवर, हेडेक ये आपको देखने को मिलेगी। एंड सबसे कॉमन सिम्टम इसका है कि आपको नर्व पेन महसूस होगी, जिसको पोस्ट थेरेटिक न्यूरलेजिया कहा जाता है। शिंगल्स कंटेजियस नहीं है, लेकिन कोई ऐसा इंसान जिसको चिकन पॉक्स नहीं हुआ है उसी को ये इन्फेक्ट करता है वायरस। ठीक है। तो आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर बनाता है। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली क्या चीज़ है? शिंगल्स को हर्पीज जोस्टर भी कहा जाता है बिकॉज ये वैरिसेला जोस्टर वायरस से कॉज किया जाता है। बहुत बार सवाल आता है कि इनमें से कौन सा डिजीज बैक्टीरियल कॉज्ड है, इनमें से कौन सा वायरस कॉज है। तो वैसे सवालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है। साथ ही साथ इसका सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? मैंने आपको नर्व पेन है, इसको PHN भी कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। Recently, Indian Army conducted the तीस्ता प्रहार exercise in which state? कौन सी स्टेट में इंडियन आर्मी ने तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज कंडक्ट करी? ये कंडक्ट की गई थी वेस्ट बंगाल में। अगर आपको पता हो तीस्ता रिवर वेस्ट बंगाल से फ्लो होकर जाता है, राइट। तो वहीं से आप एक एजुकेटेड गेस लगा सकते हैं। ओडिशा में नहीं जाता, महाराष्ट्र में नहीं जाता, सिक्किम में करने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ पे करी होगी? वेस्ट बंगाल में ही करी होगी। एक लार्ज स्केल एक्सरसाइज थी जहाँ पर आपकी इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मर्ड कॉर्प्स, पैरा स्पेशल फोर्सेज, आर्मी एविएशन, इंजीनियर्स एंड सिग्नल सबको इनकॉर्पोरेट किया गया था कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए। एंड इंडियन आर्मी में जो है किस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं और किस तरह से डिफरेंट ब्रांचेस को एक साथ कोलैबोरेट करके काम करना है उसे प्रमोट करने के लिए, स्पेशली कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में जहां पर मिसकम्युनिकेशन का ज़्यादा डर रहता है वहां पर, राइट। दिस हैज बीन डन इन द बैकड्रॉप ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। द चेंचू ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच रीजन? कौन से रीजन में फाइंड की जाती है चेंचू ट्राइब? चेंचू ट्राइब छोटा नागपुर प्लेटो में, नल्ला मलाई फॉरेस्ट में, हिमालयाज में या अरावलीज में? चेंचूज आपको नल्ला मलाई फॉरेस्ट में मिलेंगे। अगर आपको पता हो चेंचूज बेसिकली क्या है, चेंचूज आपके एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं जो आपकी भारत सरकार इनको रिकग्नाइज करती है। 70 कुछ ऐसे और ट्राइबल ग्रुप्स हैं इनको PVTGs का टाइटल दिया गया है।
ये आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में और तेलंगाना में मिलते हैं। ये द्राविडियन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके विलेज को पेंटा कहा जाता है। एंड यहाँ पे फैमिलियल यूनिटी आपको देखने को मिलेगी। फैमिली इज द यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्मॉल फैमिलीज में रहते हैं और मेन एंड विमेन की इक्वल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। फूड गैदरिंग ट्राइब है एंड बिकॉज पर्टिकुलरली वल्नरेबल हैं, तो बहुत गरीब हैं, जिस वजह से डेवलप नहीं हो पाए। हेल्थ इश्यूज ज़्यादा देखने को मिलेंगे, एजुकेशनल स्टेटस ज़्यादा नहीं है, सोशल स्टेटस बहुत कम है सोसाइटी में। इस वजह से तेलंगाना गवर्नमेंट की एक स्कीम है इंदिरी अम्मा हाउसेस, जहाँ पे उन्होंने 10,000 हाउसेस जो हैं इन चेंचू ट्राइबल फैमिलीज को दिए जा रहे हैं, सो दैट उनकी लिविंग कंडीशंस इंप्रूव की जा सके। तो कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नल्ला मलाई फॉरेस्ट में मिलते हैं, कौन कौन सी स्टेट्स में मिलते हैं, तेलंगाना में, कर्नाटका में, ओडिशा में और आंध्र प्रदेश में मिलते हैं, राइट। उसके अलावा पीवीटीजीज हैं, उसके अलावा पेंटा इनकी जो है, उनके घरों को पेंटा कहा जाता है। द्राविडियन लैंग्वेज बोलते हैं, कुछ कुछ तेलुगु भी बोलते हैं। तो कितना सारा इन्फॉर्मेशन है एक ही एमसीक्यू से, इन सबको ध्यान में रखना है। ओके, द ब्लाइड रोंडावेल फ्लैट गेको एक फ्लैट बॉडीड लिजर्ड स्पीशीज। गेकोज आपको पता हो डोगरी में कहते हैं को, तो गेको एक को जो आपकी को होती है वो आपकी बेसिकली एक गेको की स्पीशीज ही है। तो ये एक स्पेसिफिक स्पीशीज है ब्लाइड रोंडावेल फ्लैट गेको, एक फ्लैट बॉडीड लिजर्ड स्पीशीज है। ये रीडिस्कवर की गई है 34 इयर्स के बाद। इसे रीडिस्कवर करने वाले जो हैं वो एक आपका ट्रस्ट है, एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट, जिन्होंने 6 ऐसी स्पीशीज पास्ट में डिस्कवर कर चुके हैं, जिसको रीडिस्कवर कर चुके हैं। तो आपने बताना है मुझे कि ये गेको जो है कौन सी कंट्री में रीडिस्कवर हुई है। ये साउथ अफ्रीका में रीडिस्कवर हुई है, राइट। 1991 में पहली डिस्कवरीज की हुई थी, लेकिन उसके बाद से इसको साइट नहीं किया गया। तो ये डर था कि शायद एक्सटिंक्ट हो गई है, शायद जो है ये एक बहुत अलग से डिस्टिंक्ट स्पीशीज नहीं थी, लेकिन दोबारा से इसको रीडिस्कवर किया गया है। एंड IUCN की जो रेड लिस्ट आती है, जहाँ पर हम एनिमल्स को, प्लांट्स को जो है कैटेगराइज करते हैं कि उनके ऊपर कितना थ्रेट है इकोसिस्टम में, उसमें ये डेटा डेफिशिएंट कैटेगरी के अंडर आती है, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा डेटा है ही नहीं अवेलेबल कि हम बता सकें कि कौन सी कैटेगरी में ये फॉल कर रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। साकुरा जिमा वोल्केनो दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। नाम से पता लग रहा है यार, साकुरा जिमा, फुकाशिमा, फुकुचिमो, ये जापानीज है। ये रिसेंटली अभी इरप्ट किया है। इसका ऑलमोस्ट जो इसमें से सामान निकला वो 3000 मीटर तक जो है गया, राइट। ये आपका जो क्यूशु आइलैंड है उसकी सदर्न टिप में मिलता है। एंड कागोशिमा सिटी जो है उससे सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इतना ही इसमें जानना है और कुछ नहीं है। वॉल्केनोस कौन कौन सी तरह के होते हैं प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में कोई बताएगा। ये स्टैटिक ज्योग्राफी का पार्ट है। Next question. The Jute Corporation of India comes under the administrative control of which ministry? JCI को कौन कंट्रोल करता है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स कंट्रोल करती है। उन्होंने बेसिकली जूट का जो है अभी MSP जो है बढ़ाया है, जहाँ पर क्विंटल फार्मर्स को 5335 मिल रहा था पिछले साल, इस साल जो है उनको 5650 मिल रहा है। डिस्ट्रेस सेल्स रोकने के लिए, फार्मर्स को नुकसान नहीं होना चाहिए। 1971 में इसको सेटअप किया गया था रॉ जूट के प्राइस को सपोर्ट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। MSP हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है फिक्स करती है। MSP क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। इस अगर आपका जो आपने खेती करके जो सामान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आपका जो निकला है, अगर कोई नहीं खरीद रहा तो सरकार उसे खरीदेगी इतने मिनिमम प्राइस पे, इतना सपोर्ट आपको वो देगी ही देगी। और ये बेसिकली CACP है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो रेकमेंड करती है सरकार को हर साल। ठीक है। अच्छा, जूट जो है कौन कौन सी स्टेट्स में उगाई जाती है? जूट ग्रोइंग स्टेट्स कौन कौन सी हैं? आपकी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, आपकी ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है वहाँ पर ये उगाई जाती है। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। बेसिकली जूट को बहुत पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, तो विद द एक्सेप्शन ऑफ आंध्र प्रदेश बाकी सब स्टेट्स जो है वहाँ पे पानी की दिक्कत नहीं रहती है, तो जूट यहाँ पे ग्रो की जाती है और क्लाइमेट भी यहाँ पर सूटेबल रहता है। ह्यूमिड मॉइस्ट क्लाइमेट उनको जूट को चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। क्यों पूछा गया? अभी इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोई न्यूक्लियर लीक नहीं हुआ है, तो इस वजह से न्यूज़ में थी। तो IAEA को 1957 में इस्टेब्लिश किया, अगर इसके हेडक्वार्टर्स वियना ऑस्ट्रिया में है।
ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। 1957 में ही इस्टेब्लिश किया गया और हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ द IAEA बट फॉलोज इट्स सेफगार्ड्स वॉलंटरली। ये गलत है, इंडिया जो है IAEA का मेंबर है। IAEA plays a key verification role under the Non-Proliferation Treaty, although it is not a member of the treaty. ये भी सही है। अगर आपको पता हो, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कहती है कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं हमने नहीं डेवलप करने हैं। इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू दिस ट्रीटी। इंडिया एक न्यूक्लियर स्टेट है और हमने कहा है कि हम रिस्पॉन्सिबली उस न्यूक्लियर वेपन्स को जो है यूज करेंगे। हमने सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए न्यूक्लियर वेपन्स को रखा है। हम कभी भी फर्स्ट अटैक इनिशिएट नहीं करेंगे। तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एक ऐसी ट्रीटी है जो कहती है कि जिन कंट्रीज जो स्टेट्स नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं कर सकती। तो IAEA जो है की वेरिफिकेशन रोल प्ले करता है ये डिटर्मिन करने के लिए कि NPT जो है उसमें कौन से मेंबर्स जो हैं वो नॉन न्यूक्लियर हैं और कौन से नहीं है। तो ये मेंबर नहीं है ट्रीटी का, लेकिन वहां पे की वेरिफिकेशन रोल प्ले करता है। तो कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? 1 और 3, ऑप्शन ए। अब इसी से आपने 3 नई चीजें सीखी, राइट? 3 नए पॉइंट्स आपने सीखे। इंडिया मेंबर है, 1957 में बना था, हेडक्वार्टर्स वियना में है, इंडिया NPT का सिग्नेटरी नहीं है, IAEA भी NPT का सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन ये एक की वेरिफिकेशन रोल प्ले करता है। 6 पॉइंट्स, 6 फैक्ट्स, एक MCQ से आपने सीखे। इन्हें याद रखिएगा। इतना लंबा, इतना डिफिकल्ट MCQ शायद पूछें, 10% चांस है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ पूछा जाए, इन 6 पॉइंट से रिलेटेड कुछ पूछा जाए, 30 to 40% चांस है अगर IAEA के ऊपर सवाल आए। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द समुद्रयान मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। It aims to explore ocean depths up to 600 meters using the manned submersible vehicle मत्स्य 600। इंडिया के पास एक सबमर्सिबल व्हीकल है जिसका नाम मत्स्य 6000 है, सॉरी। और इसके अंदर जो है ह्यूमन जिसको ऑपरेट करते हैं, मैंड का मतलब है ह्यूमन रिसोर्स उसे ऑपरेट कर रहा है। तो इसका समुद्रयान का मिशन है कि भाई मत्स्य 6000 मीटर की डेप्थ तक जा सकता है, तो उस डेप्थ पर जाकर हम ओशंस को एक्सप्लोर करेंगे। बिल्कुल सही। The Matsya 6000 is being developed by ISRO। ये गलत है, इसरो स्पेस के साथ रिलेटेड है एंड मत्स्य 6000 जो है वो आपका ओशन के साथ रिलेटेड है। यहीं से पता लग जाता है गलत है। तो मत्स्य 6000 को 6000 को किसने डेवलप करा है? इसे डेवलप करा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने, NIOT ने, राइट। And next, the mission will help in exploring both living and non-living resources and also has potential applications in deep sea tourism। बिल्कुल सही। सिर्फ रिसोर्स मैपिंग के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, साथ ही साथ टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाएगा। समुद्रयान मिशन एंड मत्स्य 6000। क्या क्या सीखा? समुद्रयान मिशन, मत्स्य 6000, कितने डेप्थ तक जा सकता है, किसने डेवलप करा, क्या पर्पस है। 5 पॉइंट्स। अगेन इसका आंसर है 1 और 3। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? कितने पॉइंट्स आप लर्न कर रहे हैं। डिफिकल्टी पे मत जाइए, क्या कितना लंबा क्वेश्चन आ गया, ये देखिए आगे छोटे क्वेश्चंस भी हैं। तो यहां पर सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। विद रेफरेंस टू स्पेशल कोर्ट्स अंडर द पॉक्सो एक्ट 2012 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पॉक्सो अगर आपको पता हो तो जो चिल्ड्रन के अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस कंडक्ट किए जाते हैं, होते हैं, उसके रिलेटेड ये एक्ट है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। द एक्ट मैंडेट्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरिंग स्पीडी ट्रायल्स इन केसेस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। अभी बताया कि किस लिए बनाया गया है ये एक्ट, इसीलिए बनाया गया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। These courts are designated as courts of session and are notified by the state governments in consultation with the Chief Justice of the High Court। इन courts को सेशंस कोर्ट का दर्जा दिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट्स इसको नोटिफाई करती हैं अपनी गजेट में, और ये नोटिफिकेशन तभी किया जाता है जब वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कंसल्ट कर लेती हैं इस मुद्दे पर। ये भी बिल्कुल सही है। The act mandates that the trial must be completed within 6 months of the court taking cognizance of the offence। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 6 मंथ्स का पीरियड नहीं, 1 साल के अंदर अंदर जो है इनको जो है इस ऑफेंस को जो है अगर इनके नोटिस में आता है, कोई भी रिपोर्ट आती है, तो इनको 1 साल के अंदर अंदर उस ट्रायल को कंप्लीट करना है, 6 मंथ्स के अंदर नहीं। तो स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। ओके,
Next, consider the following statements regarding the Mahadehi या Mandovi river. The Mahadehi river originates in the Bhimgarh Wildlife Sanctuary in Karnataka and drains into the Arabian Sea at Panaji, Goa. दूसरा, nearly 2/3 of the Mahadehi river basin lies in Karnataka while the remaining part is shared by Goa and Maharashtra. यहाँ पर पहला स्टेटमेंट करेक्ट है. भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो कर्नाटका में लोकेटेड है, वहां से महादेई ओरिजिनेट करता है. दूसरा पॉइंट, गोवा में जाकर ये अरेबियन सी के साथ मिलता है. राइट, यहाँ पे 2 पॉइंट्स कवर हो गए. सोर्स क्या है? भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी. भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहाँ है? कर्नाटका में. दूसरा पॉइंट. तीसरा पॉइंट, इसका सिंक कहाँ पर है, खत्म कहाँ हो रहा है? अरेबियन सी में खत्म हो रहा है. और किस जगह पर जाकर खत्म हुआ है? गोवा में जो पंजिम है या पानाजी है वहां जाके खत्म हो रहा है. स्टेटमेंट 2 जो है करेक्ट नहीं है, क्योंकि 2/3 जो रिवर है महादेई का वो गोवा में फ्लो करता है एंड जो रिमेनिंग पोर्शन है 1/3 जो रहता है वो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में फ्लो करता है. तो मेजर पोर्शन ऑफ महादेई रिवर या मांडोवी रिवर जो है वो आपका गोवा में फ्लो कर रहा है, ना कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में. तो ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, जिससे आपने देखो कितना सारा पढ़ लिया. कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है? अच्छा, भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहाँ है? कर्नाटका में है. कहाँ जा रहा है? कौन सी जगह से जा रहा है? और कितना कहाँ पे फ्लो कर रहा है. Consider the following statements about Kaziranga National Park and Tiger Reserve. Kaziranga National Park is located in the Brahmaputra floodplain of Assam. बिल्कुल सही. The park is drained by the rivers Difalu and Mora Difalu. इस पार्क में 2 रिवर्स जो हैं उसको ड्रेन करते हैं, डिफालू और मोरा डिफालू. बिल्कुल सही. इस पार्क में ये रिवर्स भी फ्लो करते हैं. ब्रह्मपुत्र के अलावा ये रिवर्स भी यहाँ पे फ्लो करते हैं. एंड इस पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था 1985 में. बिल्कुल सही. तीनों स्टेटमेंट सही है. अब काजीरंगा नेशनल पार्क से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा जहां पे इन तीनों का कुछ ना कुछ काम होगा, आप ये आंसर दे सकते हो. कहां पर है? ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन में है. कहां पर? असम में. वो एक नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है. कौन कौन से रिवर्स है? ब्रह्मपुत्र के अलावा डिफालू, मोरा डिफालू भी वहां से निकलते हैं. एंड ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 1985 की. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के ऊपर हमने स्टैटिक का एक बहुत अच्छा लेक्चर बनाया था. तो स्टैटिक जीके बाय नाजुक मैम करके एक प्लेलिस्ट होगी हमारे ज्ञान गुरुकुल के चैनल पर. वहाँ पर जाकर आप स्टैटिक जीके में जो आपको पढ़ा दिया गया है उसको ऑलरेडी वहाँ पर जाकर रिवाइज कर सकते हैं, सो दैट प्रिपरेशन में आप एक स्टेप अहेड रहें अपने कंपटीशन से. ओके. क्वेश्चन 16. The GRAIL, Gravity Recovery and Interior Laboratory Mission, which created the most detailed map of the moon's gravity, was launched by which agency? कौन सी एजेंसी ने लॉन्च किया ग्रेल मिशन? नासा ने लॉन्च करा है. तो इसका क्या काम था? मून की ग्रेविटी का सबसे डिटेल्ड मैप बनाना. राइट, इसमें इतना ही था, कोई डिटेल कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत टेक्निकल हो जाता. क्वेश्चन 17. Pushkar Kumbh occurs every 12 years when Jupiter enters the Gemini zodiac sign and is held at Keshav Prayag in Mana village of Uttarakhand. ये अभी न्यूज में था. सीएम ने कहा कि पुष्कर कुंभ जो है ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, जो कि हर 12 साल के बाद करवाया जाता है, जब जुपिटर कौन सा हिंदी में कौन सा प्लैनेट होता है? जुपिटर आपका, मुझे कमेंट्स में बताना, सॉरी मेरी एस्ट्रोलॉजी इतनी तेज नहीं है. तो जेमिनाई जोडियाक होता है मिथुन राशि में जब एंटर करता है. केशव प्रयाग एक जगह है, और केशव प्रयाग कहाँ पर है? माना विलेज में, उत्तराखंड में, वहां पे होल्ड किया जाता है. दूसरा स्टेटमेंट कहता है सरस्वती पुष्करालू इज डेडिकेटेड टू द सबटरेनियन सरस्वती रिवर एंड इज हेल्ड एट कालेश्वरम टेम्पल इन तेलंगाना विच वेर इट मीट्स द गोदावरी एंड प्राणहिता रिवर्स. तो सरस्वती पुष्करालू बेसिकली सरस्वती रिवर जो हम कहते हैं हम कहते हैं ना, पहले गंगा यमुना सरस्वती रिवर्स थे. सरस्वती जो है वो अंडरग्राउंड हो गई है, सूख गई है. तो सरस्वती पुष्करालू जो है उसी सरस्वती रिवर को डेडिकेटेड एक फेस्टिवल है. तेलंगाना में कालेश्वरम एक जगह है जहां पर ये मनाया जाता है, और कहा जाता है कि इस जगह पर सरस्वती, गोदावरी रिवर और प्राणहिता रिवर का जो है कॉन्फ्लुएंस होता है. जैसे इलाहाबाद में जो है प्रयागराज में आपका गंगा और यमुना का कॉन्फ्लुएंस होता है, संगम है, वैसे ही वहां पर सरस्वती, गोदावरी और प्राणहिता का संगम है. तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. नेक्स्ट. With reference to Parsnath Hill in Jharkhand, consider the following statements.
द हिल इज कॉल्ड मारांग बुडू बाय द संतल आदिवासी कम्युनिटी। बिल्कुल, इसको जो है मारांग बुडू कहा जाता है। ये सिर्फ जैन्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। पारसनाथ अगर आपको पता हो, जैन्स के जो है तीर्थांकर माना जाता है उनको, सिर्फ जैन्स के तीर्थांकर नहीं है। पारसनाथ हिल जो है वो संतल आदिवासी जो कम्युनिटी है उसके लिए भी जो है रेवर्ड है, वहाँ पे वो भी पूजा करते हैं। जैन्स बिलीव करते हैं कि उनके 24 नहीं बल्कि 20 तीर्थंकर जो है इन्होंने यहाँ पर निर्वाण को प्राप्त की थी, यहाँ पे उनको निर्वाणा प्राप्त हुआ था। तो सिर्फ पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 19, ये लास्ट क्वेश्चन है जो स्टेटमेंट्स वाला है, इसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे। Consider the following statements about Bhutan. Bhutan has become the first country to launch a national cryptocurrency tourism payment system. बिल्कुल सही, क्रिप्टो करेंसी के बेस पर इन्होंने टूरिज्म पेमेंट सिस्टम जो है निकाला है, और इसके पार्टनर जो है इसमें है बिनांस पे एंड डीके बैंक, जो कि कैशलेस ट्रैवल को प्रमोट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज यूज करके। भूटान जो है एक लैंडलॉक हिमालयन कंट्री है, लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। भूटान यस लैंडलॉक्ड हिमालयन कंट्री है, लेकिन ये इंडिया और चाइना के बीच में है। यहाँ पर सिक्किम आ जाता है, ये भूटान है, ऊपर चाइना है, तो यहाँ पर ये इंडिया है, इंडिया और चाइना के बीच में। द मनस रिवर इज भूटान्स लॉन्गेस्ट रिवर एंड इज अ ट्रांस बाउंड्री रिवर शेयर्ड विद इंडिया। ये बिल्कुल सही है। मनस रिवर 376 किलोमीटर उसकी लेंथ है, भूटान का सबसे लंबा रिवर है, और इंडिया के साथ जो है इसकी बाउंड्री है, ट्रांस बाउंड्री रिवर है, और ये ब्रह्मपुत्रा की एक ट्रिब्यूटरी है। ये ब्रह्मपुत्रा में आकर मिलता है इंडिया में, राइट, इट फ्लोज इनटू द ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, नेक्स्ट, अब जल्दी जल्दी करेंगे। Which country has recently developed the world's first deep sea radar that can detect high flying aircraft? Deep sea radar सबसे पहला जो high flying aircrafts को डिटेक्ट कर सकता है, किसने बनाया है? चीनियों ने बनाया है। Question number 21, in which state इंद्रियम्मा आत्मीय भरोसा स्कीम recently launched? अभी पढ़ा पीछे, इंद्रियम्मा स्कीम पढ़ा ना, 10,000 घर बना रहे हैं पीवीटीजीज के लिए, चेंचूस के लिए। तो जिसने ध्यान दिया होगा, कौन सी गवर्नमेंट थी? तेलंगाना गवर्नमेंट। ओके, हु इनॉग्रेटेड द हैंडलूम कॉन्क्लेव मंथन? मंथन को किसने इनॉग्रेट करा? गिरिराज सिंह ने करा। हाउ मेनी चिल्ड्रन वर अवॉर्डेड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली? ओके, ये कुछ पुराने करंट अफेयर्स भी हैं इसमें, बिकॉज हम मई से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि जनवरी क्योंकि हमने मई से स्टार्ट किया तो आपसे जो है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि हर दिन जब भी हम करंट अफेयर्स पढ़ें तो मैं कुछ पुराने करंट अफेयर्स भी कवर करूं, सो दैट आपकी प्रेपरेशन में कोई लूप होल ना रहे। तो कितने बच्चों को जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया 2025 में? 17 बच्चों को। नेक्स्ट, विच सिटी विल होस्ट द AI एक्शन समिट 2025? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्शन समिट कहाँ होल्ड होगा 2025 में? पेरिस में। हाउ मेनी इंडिविजुअल्स वर ऑनर्ड विद द पद्म विभूषण अवार्ड इन 2025? 7। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, इन सब के ऊपर जो है अगेन डिटेल स्टैटिक में वीडियोस बनाए गए हैं, आप वहां जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। बेलारूस का प्रेसिडेंट कौन बना है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस? बेलारूस इज अलेक्जेंडर लुकाशेंको, राइट। दोबारा से, which organization has launched the enhanced certificate of origin 2.0 system? इन्हांस सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या बताता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आ कहाँ से रहा है, उसका ओरिजिन स्टेट कौन सा है। तो ये जो है बेसिकली आपका जो डायरेक्टरेट जनरल है फॉरेन ट्रेड का, उन्होंने लॉन्च करा है ताकि हमें पता लग सके जो हम प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, क्या वो फ्रेंडली नेशन है, क्या वो जो है वो डंप कर रहे हैं, तो इंपोर्ट ड्यूटीज और एक्साइज ड्यूटीज और वो सब टैक्सेस उसी हिसाब से उस पर लिवाई किए जाएंगे। And the last few questions for today, which organization approved the second living drug Cartemi for treating blood cancer? ब्लड कैंसर ट्रीट करने के लिए जो सेकेंड लिविंग ड्रग बनाया गया इसका नाम कार्टेमी है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है अप्रूव करा है? वो CDSCO ने करा है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने। In which of the following states the world's largest data center will be built? सबसे बड़ा डेटा सेंटर दुनिया का कहाँ बनाया जाएगा? गुजरात में बनाया जाएगा। केम छो मजामा, right? Okay, question 30.
Which bank becomes the first Indian bank to implement Clari 5's NCRP integration solution? कौन से बैंक ने जो है ये इंटीग्रेशन सोल्यूशन को जो है इनकॉर्पोरेट करा है सबसे पहले? पंजाब नेशनल बैंक ने, पीएनबी ने. और लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज पोलावरम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है, जो न्यूज में देखा गया था रिसेंटली, बार बार आता है ये, तो कौन सी स्टेट में है? ये आंध्र प्रदेश में है. So these were 31 questions for today, जहाँ पे हमने डिटेल्ड एनालिसिस भी किया, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी किए एंड वेरी शॉर्ट एमसीक्यूज भी करे. राइट, तो आई होप आपका लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो. सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम. अगर किसी को लगा कि मैं तेज़ बोल रही हूँ तो यूट्यूब पर एक ऑप्शन है जहाँ पर आप मेरी आवाज़ को जो है, मेरी स्पीड को जो है, बोलने की स्पीड को कम कर सकते हैं. तो आप वो कम करके देख लीजिएगा, बिकॉज मेरे पास एक लिमिटेड टाइम है कि इतने टाइम में मुझे लेक्चर ख़त्म करना है. सो दैट इज़ वाई थोड़ा सा मुझे स्पीड पकड़ना पड़ा लास्ट में. अदरवाइज कोई भी डाउट्स होते हैं, कोई भी क्वेरीज होते हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ पुट देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो. हमारा आपको जैसे पता होगा एसएससी का कैलेंडर आ गया है. अब सिंस चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं तो एसएसबी भी अपना कैलेंडर निकालेगा, जेकेपीएससी भी अपना कैलेंडर निकालेगा, लेक्चरर के एग्ज़ाम्स जो हैं वैसे भी स्टार्ट होने वाले हैं. तो आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ करिए. हमारे साथ आपको फ्री डेमो क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, 1-on-1 डाउट क्लियरिंग सेशंस जो प्रोवाइड किए जाते हैं. वीकली टेस्ट रहते हैं, OMR शीट बेस्ड रहते हैं वो टेस्ट. आपको डेली की VSTs दी जाती हैं, आपको 24/7 सपोर्ट दिया जाता है. करियर काउंसलिंग आपको चाहिए, किसी भी तरह की गाइडेंस आपको चाहिए, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. इंडिविजुअल अटेंशन हर बच्चे को दिया जाता है. सो आप हमारे साथ जुड़िए, हमें मौका दीजिए. एंड अगर वीडियो पसंद आई सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि किस तरह से आप चाहते हैं कि आपकी लर्निंग को और इन्हांस किया जाए. ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो हम लेकर आ सकते हैं. अदर देन दैट, नीचे दिए गए नंबर पर आप क्वेरी अपनी डाल सकते हैं. एंड वी आर लोकेटेड ऑपोजिट साइंस कॉलेज, अम्बवाली गली में, स्प्रिंगडेल स्कूल के साथ. तो आप ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं. सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक हमारा ऑफिस जो है वो खुला रहता है और हर हफ्ते हमारे नए बैचेस जो है स्टार्ट होते हैं. So thank you very much. I will see you all tomorrow. And till then, have a very good evening and happy learning. Take care.